सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। इस कालखंड में मैं निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि नोट्स तैयार करके उसके पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं उन नोट्स पर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर बात करना मैं आवश्यक समझता हूं। आप यदि इस वीडियो के माध्यम से उन नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे और इसके पश्चात उस नोट्स का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। साथियों, आज के जो नोट्स है इसमें जो समावेशी कक्षा है और साथ ही पाठ्यचर्या है, इस पर विशेष तौर से मैं चर्चा करूंगा और नोट्स में इन्हीं के ऊपर मैंने जानकारी दिया है। इसी तरह से आगामी कालखंडों में भी मैं ऐसे नोट्स तैयार करके आप तक प्रसिद्ध करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, चलते हैं सीधे नोट्स पर और वहीं से हम सारी जानकारी को समझते हैं। साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 1 पाठ्यक्रम व समावेशी शिक्षा, ठीक है। और इस मॉड्यूल में साथियों जो जानकारी दी गई है, तो सबसे पहले हम आज के इस कालखंड में समावेशी कक्षा और शैक्षिक ढांचा, इस पर चर्चा करेंगे। और शैक्षिक ढांचा के अंदर जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या पर मैं विशेष तौर से चर्चा करूंगा कि क्या है पाठ्यचर्या, ठीक है, और इसके क्या कार्य हैं, इस पर हम विशेष तौर से फोकस करेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं करिकुलम के बारे में। करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम, ये होता क्या है और किस तरह से तैयार होता है, इस पर हम संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मॉड्यूल में बताया गया है, उस आधार पर मैंने नोट्स तैयार किया है कि किसी भी देश का करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम उस देश की शिक्षा नीति अर्थात नेशनल पॉलिसी पर आधारित होता है। इसे व्यवस्थित तरीके से बनाया जाता है, तब जाकर के शिक्षकों और छात्रों के पास में पहुंचता है। साथियों, जो पाठ्यक्रम हमारे पास में आता है हमारे विद्यार्थियों के लिए और हम उस पाठ्यक्रम पर हमारे विद्यार्थियों का अध्यापन कराते हैं, तो ये किस पर आधारित होता है? ये विशेष तौर से किसी भी देश की जो शिक्षा नीति होती है अर्थात नेशनल पॉलिसी, उसी पर आधारित होता है, ठीक है। और फिर इसको व्यवस्थित तरीके से इसे बनाया जाता है, तब जाकर के हमारे जो विद्यार्थी उनके पास में यह पहुंचता है। तो यह है करिकुलम। अब हम बात कर लेते हैं विशेष तौर से समावेशी कक्षा क्या होती है। हमारे जो छात्र अध्यापक होते हैं अर्थात जो डीएड बीएड करते हैं, तो उनके लिए भी यह बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जान लेते हैं कि समावेशी कक्षा क्या होती है। देखिएगा, मैंने बहुत ही सारगर्भित और गागर में सागर भरते हुए यहाँ पर लिखा है कि जब समाज के विभिन्न तबकों, क्षेत्रों, स्तरों से विविध शारीरिक मानसिक योग्यता वाले बालक बालिकाएं व थर्ड जेंडर एक ही कक्षा में अध्ययनरत होते हैं, जिनकी प्रतिभाएं, रुचियां, कार्य करने का ढंग, सीखने का स्तर अलग अलग होता है, जिन्हें शिक्षक समानता के नजरिए से प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत नजर रखते हुए अध्यापन कराता है, वह कहलाती है समावेशी कक्षा। साथियों, जैसा कि मैंने यहाँ पर विवरण दिया है, इस विवरण में आप देख सकते हैं कि समाज के जो विभिन्न तबके हैं, ठीक है, अलग अलग सामाजिक स्तर हैं, ठीक है, और इन स्तरों से जो आने वाले बच्चे निश्चित तौर से शारीरिक और मानसिक रूप से उनका जो स्तर है वो अलग अलग होता है। और साथ में हम देखते हैं कि बालक भी और बालिकाएं, इसके अलावा जो थर्ड जेंडर है ना, तो ये भी जब एक साथ अध्ययनरत होते हैं, जिनकी की उन बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं, उनकी रुचियां हैं, उनका कार्य करने का जो ढंग है, उनका जो सीखने का स्तर है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देरी से सीखता है, तो ऐसे अलग अलग स्तर के जो बच्चे हैं, ठीक है, जब कक्षा में आते हैं और शिक्षक उनको समानता के नजरिए से देखता है, ठीक है, और फिर प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखते हुए उनका अध्यापन कराता है, तो ऐसी कक्षा को कहा जाता है समावेशी कक्षा। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा समावेशी कक्षा के क्या लाभ हैं। इस पर मैंने लिखा है कि समावेशी कक्षा के व्यवस्थागत कार्यों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि बच्चों की प्रगति में बहुत उठाव देखा जा सकता है। बहुत सी खोजों यानी रिसर्च के आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि बच्चे समावेशी कक्षा में यानी भिन्न भिन्न स्तर के बच्चे बहुत अधिक प्रगति करते हैं। साथियों, इसका जो लाभ है, देखिए, व्यवस्थागत कार्यों के अलावा, यानी व्यवस्थागत कार्य मतलब देखिएगा जैसे शिक्षकों की कमी या कक्षों की कमी या कई प्रकार के जो व्यवस्थागत है, ये इनके वजह से तो नहीं, किंतु इसका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है यानी महत्वपूर्ण जो लाभ है वो ये है कि जो बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं
तो उनकी प्रगति में काफ़ी उठाव होता है, यानी बच्चे बहुत अधिक उन्नति करते हैं। और साथियों ये बात बिल्कुल परफेक्ट और एकदम सही है। साथियों वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण की वजह से हमारे विद्यालय बंद हैं और बच्चों को हम घर पर ही पढ़ा रहे हैं। मैं मेरे स्वयं के बच्चों पर जब नज़र डालता हूं तो देखता हूं कि जब वे विद्यालय जा रहे थे तो उस समय उनकी सीखने की जो प्रगति है वह काफ़ी अच्छी थी, किंतु जब घर में हम स्वयं पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो वह उनका जो स्तर है उतना आगे नहीं है। तो निश्चित तौर से समावेशी कक्षा के बारे में जो कहा गया है एकदम बिल्कुल परफेक्ट और सही है। यदि आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको यह समझ में निश्चित ही आएगा। अब आगे हम बात करते हैं समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक क्या करे। अब शिक्षक को क्या करना चाहिए समावेशी कक्षा के लिए, तो देखिएगा समावेशी कक्षा में बच्चों की भिन्नता को देखते हुए शिक्षक द्वारा अपनी अध्यापन शैलियों अर्थात अध्यापन कराने की जो विधियां हैं, शिक्षण जो सामग्रियां हैं, इनमें बदलाव लाया जाना चाहिए। देखिए जब हमारी कक्षा में विविध स्तर के बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निश्चित ही अपने पढ़ाने की जो शैली है, उसकी जो विधि है, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही विभिन्न स्तर की पेडागाजी का प्रयोग करते हुए पाठ्यक्रम अर्थात जो हमारा करिकुलम है उसमें लचीलापन ढूंढना चाहिए ताकि भिन्न स्तर के बच्चों का अध्यापन सार्थक व आसानी से किया जा सके। साथियों शिक्षक को क्या करना चाहिए कि विभिन्न स्तर के बच्चों को देखते हुए अपनी जो शिक्षण शैलियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, उनमें बदलाव परिवर्तन करना आवश्यक है। साथ ही जो पेडागाजी का प्रयोग है, पेडागाजी मतलब शिक्षा शास्त्र यानी पढ़ाने का जो ढंग है, तरीका है, ठीक है, हम किस प्रकार बच्चों को सिखा सकते हैं, वही पेडागाजी कहलाती है। तो इस पेडागाजी का जो प्रयोग है, हमको विभिन्न स्तर की पेडागाजी का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही हमको जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में जो कुछ भी समाहित किया गया है उसमें लचीलापन यानी हम बहुत बेहतर और सरल तरीके से कैसे पढ़ा सके, ये चीज़ हमको ढूंढना पड़ेगा ताकि जो विभिन्न स्तर के बच्चे हैं उनका अध्यापन हम सार्थक और आसानी से कर सके। आगे है बच्चे के सीख न पाने में केवल बच्चे की गलती ढूंढना न्यायोचित नहीं होगा। साथियों इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैंने लिखी है, जैसा कि हमको मॉड्यूल में बताया गया है कि जब हम देखते हैं कुछ बच्चे सीख नहीं पाते हैं तो हम सीधे बच्चे की गलती ढूंढ लेते हैं, है ना। यहाँ पर बच्चे की ही गलती नहीं होती, बल्कि आगे देखते हैं हमें शिक्षक को अपनी अध्यापन शैली व व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। साथियों जब कोई विद्यार्थी असफल होता है तो हो सकता है विद्यार्थी के अंदर वो कमजोरियां होंगी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, किंतु एक बात कही गई है कि शिक्षक को अपनी अध्यापन शैली पर भी एक नज़र डालनी चाहिए और उसको ये देखना चाहिए कि वह किस तरह से उनका अध्यापन करा रहा है। साथ ही शिक्षक का यह भी दायित्व है कि कक्षा में प्रत्येक बच्चे को बेहतर शिक्षा ग्रहण करने में सहायता प्रदान करे। तो साथियों ये था समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करे उसके संदर्भ में जानकारी। अब हम बात करते हैं शैक्षिक ढांचा की। अब साथियों शैक्षिक ढांचा कहने का आशय है कि जो कुछ भी पाठ्यक्रम हमारे विद्यालय में हम बच्चों को कराते हैं तो वह किस प्रकार से तैयार होता है, कहाँ से किस प्रकार की तैयारी की जाती है, उसके संदर्भ में बात की गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो शब्दावलियाँ हैं उनको किस क्रम में जमाया जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर सीधे सीधे सही क्रम में जमा लिया है और लिखा है कि शैक्षिक ढांचा इस प्रकार का होता है और इनका क्रम इस तरह से होता है। देखिएगा सबसे पहली बात होती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, क्या कहती है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हम किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराना चाहते हैं, किस प्रकार के हम नागरिक तैयार करना चाहते हैं जिससे कि हमारे देश का उत्थान हो सके। उसी आधार पर जैसी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी उसी आधार पर हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार होती है। ठीक है, ये दूसरे क्रम पर आती है। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी, यानी हमारे केंद्र स्तर पर हम सोचेंगे कि हमारे बच्चों को हम किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं, किस प्रकार के नागरिक तैयार करना चाहते हैं, है ना, जिससे कि हमारे देश की उन्नति हो सके। उस आधार पर ये नीति तैयार होती है। नीति के बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार होती है। ठीक है, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसके आधार पर पाठ्यचर्या बनती है। ठीक है, और पाठ्यचर्या बनने के साथ साथ फिर इसके आधार पर पाठ्यक्रम तैयार होता है हमारे विद्यार्थियों के लिए और पाठ्यक्रम के पश्चात उस पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए पाठ्यपुस्तकें और पाठ्यपुस्तकों के साथ में सहायक शिक्षण सामग्री यानी शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। और अंत में हमारे विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, अर्थात लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होते हैं, सीखने की संप्राप्ति प्राप्त होती है। तो साथियों मॉड्यूल में जैसा कि बताया गया था कि निम्न शब्दावली को सही क्रम से जमाए, तो इनका सही क्रम
यहाँ पर मैंने बताया है और आपको समझा भी दिया है कि किस तरह से क्या होता है। तो हम बात करते हैं पाठचर्या पर, और सबसे पहले जानते हैं कि पाठचर्या का अर्थ, यानी पाठचर्या किसे कहते हैं, क्या है पाठचर्या, किसे कहेंगे आप। तो देखिएगा, मैंने लिखा है कि पाठचर्या से आशय है विद्यार्थियों के लिए निर्धारित क्रियाकलापों का संग्रह, जिसमें वे सारे क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। ठीक है, कौन सा क्षेत्र, यानी जो हमको बच्चों को देना होता है। अगर हम पाठचर्या शब्द के शाब्दिक अर्थ पर जाएं, यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें पाठचर्या शब्द का, तो पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य, यानी अध्ययन करने योग्य, और चर्या का मतलब होता है जिसे नियम पूर्वक किया जा सके। अतः पाठ्यचर्या का आशय शैक्षिक क्षेत्रों के वे बिंदु जिन्हें छात्रों से नियमानुसार पूरा कराया जाए, जिससे उन्हें अपने जीवन के लिए बेहतर ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वे स्वयं के विकास के साथ साथ देश के विकास में काम आए। तो साथियों, ये होती है पाठ्यचर्या। ठीक है, जैसा कि ऊपर बोल दिया मैंने कि पाठ्यचर्या से आशय है कि विद्यार्थियों के लिए निर्धारित क्रियाकलापों का संग्रह, ठीक है, जिसमें कि वे सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, यानी बच्चों का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, ठीक है, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, सारे विकासों को समाहित किया जाता है और उसके आधार पर जितने भी क्रियाकलाप है उनको पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाता है। इसी के आधार पर फिर पाठ्यक्रम तैयार होता है। इतनी बात आपको निश्चित समझ आई होगी। अब हम आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या विद्यालय या विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम व सामग्री को कह सकते हैं, जिन्हें विद्यार्थी को पूरे वर्ष पढ़ाया व सिखाया जाता है। बहुत ही सरल अर्थों में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा मतलब जो हम विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जो पाठ्यक्रम होता है भाई इतना हमको बच्चों को सिखाना है, वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या होती है, ठीक है, विद्यालय या विभाग के द्वारा प्रदान की जाती है और उसके आधार पर जो पाठ्यक्रम और सामग्री होती है उसको हमको पूरे वर्ष विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है। तो वही क्या है, एक प्रकार की पाठ्यचर्या है। अब आप देखिएगा आगे कि पाठ्यचर्या विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। पाठ्यचर्या जो होती है किसी विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था के केंद्र बिंदु माना जाता है। विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों जैसे भवन, उपकरण, पुस्तकालय, शिक्षण सामग्रियां, खेलकूद सामग्री आदि से जो पाठ्यचर्या है उसका प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो पाता है। यानी यदि हमारे पास में अच्छा विद्यालय भवन है, पर्याप्त कमरे हैं, पर्याप्त जगह है बच्चों के लिए, सजा हुआ भवन है, पर्याप्त उपकरण है, पुस्तकालय है, पुस्तकें उसमें हैं, शिक्षण सामग्रियां हैं, खेलकूद सामग्रियां हैं, तो इन सबके ऊपर ही जो पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन है वो संभव होता है। बहुत अच्छे से ये हम कर सकते हैं, उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। कक्षागत समस्त क्रिया यानी कक्षा में की जाने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, साथ ही पाठ्य सहगामी क्रिया यानी पाठ के साथ में चलने वाली क्रिया जैसे खेलकूद, बागवानी, बहुत सारे इसमें क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और जो समस्त क्रियाकलाप है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रियाएं जो हैं वो पाठ्यचर्या के परिणाम स्वरूप नियोजित होती हैं। यानी ये पाठ्यचर्या है, इसी आधार पर ये सारे क्रियाकलाप जो है वो नियोजित होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको और सरल अर्थों में हम समझे तो प्रत्येक विद्यालय की एक दिनचर्या होती है जिसमें विद्यालय के प्रारंभ होने से लेकर के अवकाश होने तक की गतिविधियां व क्रियाकलापों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। साथियों, हमारे विद्यालय में हम जब हमारा विद्यालय प्रारंभ होता है प्रार्थना सभा से लेकर के अंतिम में जब अवकाश होता है, खेल के पीरियड के पश्चात जो अवकाश होता है, तब तक जितने भी क्रियाकलाप गतिविधियां होती हैं उन सबको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के द्वारा ही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो ये आपने जो पाठ्यचर्या के अर्थ के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की। अब हम बहुत संक्षेप में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को कौन तैयार करता है। ठीक है, तो देखिएगा इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को NCERT के द्वारा बनाया जाता है और ये विद्यालयों एवं उनकी शैक्षिक गतिविधियों को मार्गदर्शन देती है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि NCERT के द्वारा तैयार किया जाता है। आगे है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल तत्व। इन्हें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में? तो देखिएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में समता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल होते हैं।
उपरोक्त को आधार मानकर यह विद्यालयों को पाठचर्या के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पाठचर्या में विशेष तौर से समता यानी समानता, सामाजिक न्याय यानी सबके लिए एक जैसे न्याय, सब एक बराबर हैं, धर्मनिरपेक्षता यानी आपको मालूम है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी हम आगे बढ़ सके, है ना, वर्तमान में जो वैश्विक स्तर पर जो प्रगति हो रही है उस आधार पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हमारे विद्यार्थियों में होना चाहिए। इन सब बातों को राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में शामिल किया जाता है और उसी के आधार पर हमको दिशा निर्देश प्राप्त होता है, यानी विद्यालयों को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। और साथियों, अंत में हम देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पाठचर्या के कार्य क्या हैं। तो बहुत संक्षेप में जैसा कि मॉड्यूल में बताया गया है उस आधार में आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में यह निर्दिष्ट होता है कि विद्यालय की गतिविधियां, प्रार्थना सभा हो या अधिगम प्रक्रिया, किस तरह से संवैधानिक मूल्यों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में संस्कृतियों को चलना है व निर्वहन कराना है। देखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या के जो कार्य हैं उसके अंतर्गत हम देखें तो इसकी रूपरेखा में यह बात निर्दिष्ट होती है कि विद्यालय की जो गतिविधियां, चाहे वो प्रार्थना सभा हो या अधिगम प्रक्रिया हो, इसमें जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में संस्कृतियों का ख्याल रखकर चलना होता है और इसका निर्वहन करना होता है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई और इस नोट्स में जानकारी दी। और साथियों, इस नोट्स को आप चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का उससे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधे व्हाइट बोर्ड पर। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में आपने देखा कि मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं उनके बारे में आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको काफी ज्ञानवर्धक और रोचक लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।